बैक्टीरिया में बेटा हमने क्या क्या कवर कर लिया है, उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि बैक्टीरिया में हमने क्या क्या कवर किया है ना बेटा। ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल का हमने ये देखा था, आउटर मोस्ट लेयर जो थी ग्लाइकोकैलिक्स की थी, इसके नीचे बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स क्या थी बेटा, सेल वॉल थी, और उसके नीचे सबसे नीचे क्या था बेटा, सेल मेम्ब्रेन थी, है ना, सेल मेम्ब्रेन थी। फिर इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे हमने फ्लैजेला देख लिया था, इसकी स्टडी कर चुके हैं हम। यहाँ पे इनवेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिसोसोम बनाता है, वो देख लिया हमने। सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उसको देख लिया हमने, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को देख लिया हमने, है ना। फाइकोएरिथ्रिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियोफियोफाइटिन। बट इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया बीजीए में क्या पाया जाता है, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। ये मैंने बताया था, यहाँ तक हमारा हो चुका था। ये जो सेल है बेटा, बैक्टीरियल सेल जो है ना, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो फिर कुछ विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स लाइक राइबोसोम्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये है बेटा बैक्टीरियल सेल, इसका ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कुछ पार्टिकल्स विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है ना, इसके कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसको हम बोलते हैं बेटा राइबोसोम्स। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस। आप जानते हो विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं, है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो बेटा ये जो होते हैं राइबोसोम्स का फंक्शन होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब राइबोसोम्स का टाइप देखो, टाइप ऑफ राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं राइबोसोम्स। एक होता है 70S टाइप, 70S टाइप, और कुछ होते हैं बेटा 80S टाइप। ये 70 और 80S जो है बेटा, S stands for Swedberg constant। S क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्वेडबर्ग, इस साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। होता क्या है बेटा, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम सेल पढ़ रहे होंगे, द यूनिट ऑफ लाइफ, आपका 8th चैप्टर है, वहां पर ज्यादा अच्छी तरह से देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा ये 70 और 80S क्या रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान से समझना, ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, कोलगेट का जो टूथपेस्ट है बेटा, कोलगेट टूथपेस्ट वो हमने डाल दिया इसमें, और इसमें हमने व्हीट ग्रेन, राइस, पल्सेस, मतलब ढेर सारे वैरायटी ऑफ ग्रेन्स इसमें हमने डाल दिए इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक बात है। अब इसको क्या करते हैं बेटा, आप कभी लैब में गए होंगे, पैथोलॉजी लैब में गए होंगे, देखा होगा कि इतना बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ऐसे रिंग लगे होते हैं,
उस रिंग में इसको इस टेस्ट ट्यूब को रख दें अगर हम, तो ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है और ये एक रॉड है। इस रॉड में बेटा ऐसे रिंग लगे होते हैं, इस रिंग में इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे लगा देते हैं। अब ये रॉड बहुत स्पीड से घूमता है, पर सेकेंड इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही ये रॉड घूमेगा बेटा, ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, ये टेस्ट ट्यूब ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो इसमें हमने कई सारे जो ग्रेन्स डाल रखे हैं बेटा, जिसे हमने डाला है व्हीट, राइस, पल्सेस डाला है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ बेटा कि जो सबसे हैवी होगा वो इसके बॉटम में जाएगा, जो उससे लाइट होगा वेट में वो उसके ऊपर आएगा, वो उसके ऊपर, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट जो हैवियर होगा वो बॉटम में चला जाएगा। तो इस तरह से जितने भी ग्रेन्स हमने दिए थे टेस्ट ट्यूब में बेटा, वो सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक बात है ना? तो राइबोसोम्स को सेल से निकालने के बाद उसको जब सेंट्रीफ्यूग किया गया बेटा, तो एक जो है, कुछ जो है 70S पे सेडिमेंट हो जाते हैं, कुछ 80S पे सेडिमेंट हो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है ना? अब क्या होता है, ये जो 70S राइबोसोम्स हैं बेटे, ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड mitochondria and chloroplast of यूकैरियोट। ध्यान में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल है ना, उसमें पाया जाता है 70S। 80S टाइप कहां पाया जाता है बेटा? ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब 70S के दो टाइप होते हैं बेटा, 70S के दो टाइप होते हैं। एक होता है बेटा 50S और एक होता है 30S। अब आप ये मत सोचना कि 50 और 30 को दोनों को अगर जोड़ दें तो 70 से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों को हम जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो है दोनों और ये सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट है, तो दोनों को जोड़ के हम नहीं देख सकते। ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में, ठीक बात है ना? अच्छा, और इसके जो है जो दो टाइप होते हैं, सब यूनिट बोलते हैं जिसको, सब यूनिट। इसका होता है 60S एंड 40S टाइप। ठीक, अच्छा। अब इस राइबोसोम का काम हमने बता दिया कि इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। मतलब ये मैसेंजर आरएनए एक आता है बेटा, ठीक है ना? ये क्या है, अभी के लिए बस इतना ही याद रखो कि ये मैसेंजर आरएनए है। इसके ऊपर बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे राइबोसोम, ये मैंने क्या बनाए हैं, राइबोसोम। हमने यहाँ पे 4 राइबोसोम्स बनाए हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना? When the more than one ribosomes are attached with the single messenger RNA, this structure is called polysomes or polyribosomes. Polysomes or polyribosomes. पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम सबको समझ में आ गया बच्चों? देखो बच्चों, राइबोसोम्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं बेटा, राइबोसोम्स पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा विदाउट एनी मेम्ब्रेन, है ना? इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना? फंक्शन इसका होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना,
Function of ribosomes are protein synthesis with the help of messenger RNA within the cytoplasm, and when more than one ribosomes are attached with a single messenger RNA, they form polysomes and or polyribosomes. Type of ribosomes. Ribosomes are two types, 70S type and 80S type. 70S type ribosomes occur in prokaryotic cell, and in case of eukaryotic cell, 70S ribosomes occur in mitochondria and chloroplast only. 80S ribosomes are found only eukaryotic cells. ठीक बात है? The sub-unit of 80S are 2, 60S and 40S, and sub-unit of 70S is 2, also 2, 30S and 30S, 50S and 30S. यहाँ पे इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक बात है? अब चलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड के तरफ, है ना? न्यूक्लियोइड जो हमने यहाँ पे बना रखा था, ये सर्कुलर डीएनए होता है कुछ इस तरह से, ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है बेटा, ये क्या है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को और क्या बोलते हैं बेटा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, देख रहे हो? हाँ, न्यूक्लियस में लिख रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने इंसिपिएंट लिखा हुआ है। और जेनोफोर, जेनोफोर भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए। ये सारी बात एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना? तो आप जानते हो बेटा, इन केस ऑफ न्यूक्लियोइड, इन केस ऑफ न्यूक्लियोइड हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, आप जानते हो। और क्या होता है न्यूक्लियोइड? वन सर्कुलर डीएनए, और इन ब्रैकेट हम इसको वन क्रोमोसोम बोल सकते हैं, वन क्रोमोसोम, है ना? और ये क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। बेटा ये सारे हैप्लॉइड होते हैं। एंड DS, स्मॉल डी स्मॉल एस, DS DNA। DS DNA का मतलब क्या होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब देखो ऐसा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना? सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको हम लिखते हैं DS DNA ऐसे। और अगर यही मान लो सिंगल स्ट्रैंडेड है, बहुत कम होता है, रेयरली पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है कहीं कहीं, मतलब ऐसे सिंगल स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं बेटा SSDNA, SSDNA, SSDNA। तो न्यूक्लियोइड तो होता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन, इसमें एब्सेंट होती है। वन सर्कुलर डीएनए होता है, इसको हम क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम बोल सकते हैं। हैप्लॉइड्स होता है ये, एंड मेड बाय DSDNA। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब एक चीज और है, जैसे क्रोमोसोम होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल में, तो क्रोमोसोम को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होती है। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को बता रखा है, पहले बता रखा है ना? यहाँ पे जो प्रोटीन पाई जा रही है, इसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्या होते हैं बेटा? पॉली एमाइन्स होते हैं। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉली एमाइन्स होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। न्यूक्लियोइड पहले से भी जानते थे आप लोग, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। क्या साउंड इज लो? अच्छा,
हैप्लॉयड सर, अच्छा हैप्लॉयड बेटा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें पाया जाता है उसको हैप्लॉयड बोलते हैं। और बैक्टीरिया में वन सेट की क्या बात कर रहे हो, केवल एक ही होता ही है तो हैप्लॉयड है ना। एक ही जैसा दो होता तो वो डिप्लॉयड हो जाता। मतलब कि आप डिप्लॉयड का मतलब पेयर्ड समझ लो, हैप्लॉयड का मतलब अनपेयर्ड समझ लो। राइबोसोम एनसीईआरटी में कहाँ है बेटा? राइबोसोम एनसीईआरटी में नहीं है ये। अब कौन सी चीज कहाँ पे पढ़ाई जाएगी वो आपको नहीं पता। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सेल वाले चैप्टर में है, वहां पे यही सारी चीजें बतानी है हमको, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, है ना। अब आप ये पूछोगे कि उसमें क्रोमोसोम आर नॉट इन पेयर इन हैप्लॉयड। हाँ बिल्कुल सही बात है कि मोहित ने लिखा है क्रोमोसोम्स आर नॉट इन पेयर इन हैप्लॉयड। मतलब अगर वो पेयर्ड है बेटा तब तो डिप्लॉयड हो जाएगा ना। अगर मान लो वो पेयर में होगा तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉयड, है ना। अनपेयर्ड रहेगा तो हैप्लॉयड बोलेंगे। ठीक बात है ना, अनपेयर्ड रहेगा तो हैप्लॉयड बोलेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? हमारे अंदर दोनों टाइप का डीएनए है सर, नॉन स्टोरेज प्रोटीन का। अच्छा बेटा आगे आगे मत बढ़ो ज्यादा। हमारे अंदर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। मैं बताऊंगा आपको जैसे ही मोलेरा फिनिश होगा ना, जैसे ही प्रोटिस्टा स्टार्ट होगा, प्रोटिस्टा के में थोड़ा सा पढ़ाने के बाद जैसे फंगस स्टार्ट करेंगे ना जिस दिन हम फंगी किंगडम फंगी, उस दिन आपको हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में हम डिटेल बताएंगे। अभी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में डिटेल हम नहीं बता सकते आपको, है ना, क्योंकि ये टॉपिक रह जाएगा और ज्यादा उसका कोई रोल है नहीं। जैसे ही फंगस स्टार्ट करेंगे बेटा हम आपको सारी डिटेल बताएंगे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में। अभी आप ये समझ लो कि हैप्लॉयड मींस होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉयड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसी बच्चे ने ह्यूमन की बात करी है बेटा, ह्यूमन में आप जानते हो 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम इन एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। हर सेल में कितने होते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम होते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होते हैं? 23 प्लस 23, मतलब ये पेयर्ड है, समझ रहे हो। तो इसी को हम बोलते हैं डिप्लॉयड। और हैप्लॉयड में क्या आ जाएगा? केवल 23। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब बेटा जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है तो एक लाइन का, लेकिन उसको समझाना और समझना दोनों थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सब लोगों को समझ में आ जाएगा तब लिख देना कि हाँ यस सर समझ में आ गया, नहीं तो नो लिखते रहना, अपना अपना लिखना है ना। अगर एक बच्चे ने भी लिख दिया नो तो मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको? यहाँ तक तो समझ में आ, क्या लिख रहे हैं ये क्या रहा है बेटा? फिर से लिखना, मैंने देखा नहीं था। एक मिनट थोड़ा सा चैटिंग देख लीजिए। पहले कितनी क्लास हो चुकी है पॉलीएमाइन? चलो बेटा पॉली मीन्स मैनी और अमाइन ग्रुप मीन्स होता है NH3 ग्रुप। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, यहाँ पे नाम याद कर लो बस, है ना। पॉलीएमाइन, पॉली मीन्स मैनी, अमाइन मीन्स जानते हो NH3 ग्रुप होता है, उस तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, है ना। और ठीक है अभी मैं आपसे बात करता हूँ आप लोगों से, एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल का बेटा, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज प्लाज्मिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा।
प्लाज्मिड, PLASMID, प्लाज्मिड। बेटा ये एक बैक्टीरिया है, ठीक, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके पास इसका ये मेन क्रोमोसोमल पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, अभी अभी हमने देखा है कि इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि किसी किसी बैक्टीरिया में बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, मतलब एक डीएनए और है। देखो ऐसा होता है, ये एक्चुअल में ऐसा है बेटा, देख रहे हो, ये भी कैसा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है और डीएस डीएनए है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बेटा हम प्लाज्मिड, इसको हम बोलते हैं बेटा हम प्लाज्मिड, ठीक है, इसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो क्या होता है। पहला बात तो ये कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, मतलब अगर ये बैक्टीरिया में है तो भी बैक्टीरिया का काम चल जाएगा, और अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, मतलब हो तो भी चल जाएगा काम और नहीं भी हो तो भी चल जाएगा काम, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, इट इज ऑल्सो सर्कुलर डीएनए। देखो सर्कुलर है, ठीक बात है ना। और तीसरा है बेटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, प्लाज्मिड का ये फीचर होता है, ठीक बात है। अब देखो बेटा इस प्लाज्मिड का काम क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा है तो इसका फंक्शन क्या है। ये दो मैंने बीकर ले लिए, बीकर ए ले लिया और बीकर बी ले लिया, ठीक। इसमें मैंने बेटा जो बैक्टीरिया को किल करने वाला, बैक्टीरिया को किल करने वाला बेटा एंटी बैक्टीरियल केमिकल जैसे एम्पिसिलिन, मैंने इसमें एम्पिसिलिन डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, ध्यान से सुनते रहना। इसमें मैंने एम्पिसिलिन जो एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल होता है एम्पी, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों में बैक्टीरिया लेते हैं। देखो इसमें भी एक बैक्टीरिया है और इसमें भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा इस एम्पिसिलिन इसमें भी डाल दिया मैंने, एम्पिसिलिन दोनों में डाल रखा है बेटा। इसमें भी क्या डाल रखा है बेटा हमने, एम्पिसिलिन इसमें भी डाल रखा है। होगा क्या, इसमें भी न्यूक्लियोइड है, देखना जरा, इसमें भी न्यूक्लियोइड है बेटा और इसमें भी न्यूक्लियोइड है, ठीक बात है। इसमें प्लाज्मिड है, ये क्या है बेटा, प्लाज्मिड है,
इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें प्लाज्मिड है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। अब इस प्लाज्मिड बना किसका है बेटा? डीएनए का, और डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो जीन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया हैड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये मान लो यहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, समझ रहे हो? रेजिस्टेंट जीन मतलब इसको हम बोलते हैं बेटा आर जीन। मान लो आर जीन, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंट। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से सुनते रहना, ये जो प्लाज्मिड है बेटा ये एक केमिकल बना के निकालेगा ऐसा, जो एम्पिसिलिन से इस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करेगा। मींस प्लाज्मिड आर, ध्यान से सुनो, आर जीन which located in plasmid secrete a chemical which prevent bacteria from antibacterial chemical ampicillin। ठीक बात है। मतलब अगर इसके पास ये प्लाज्मिड है तो एम्पिसिलिन से ये बैक्टीरिया खुद को बचा लेगा, प्रिवेंट कर लेगा। ठीक बात है। अच्छा अब इधर आ जाओ, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, क्या ये जो है अपने आप को प्रिवेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा, ये अपने आप को नहीं बचा सकता। ठीक है ना? तो इसका काम क्या हो गया बच्चों? एक्स्ट्रा फंक्शन इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहा है, सरवाइव करने में भी हेल्प कर रहा है इस बैक्टीरिया का। एक फंक्शन और है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां तक समझ में आया क्या आपको? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ? सर प्लीज, क्या लिख रहा है बच्चा? एक अच्छा, हम का क्या मतलब हुआ? खुशी। हम का क्या मतलब हुआ? आ गया समझ में? ठीक है। तो एक बेनिफिट आपने देखा, सर बैक्टीरिया के दो पार्ट होते हैं ना, बैक्टीरिया के दो पार्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ज्यादा चालाक मत बनो, समझ गए? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अभी से पढ़ने लगे, मैंने तो बताया ही नहीं अभी। जब मैं बताऊंगा तब मेरे से पूछना, समझ में नहीं आएगा तो। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, समझ गए? ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं है, अभी मैं सिर्फ प्लाज्मिड बता रहा हूँ। चलो देखो इधर, अभी सिर्फ मैं प्लाज्मिड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना? एक बेनिफिट देखा आपने बैक्टीरिया को कि इसमें बेटा एडिशनल प्लाज्मिड हैव एडिशनल जीन व्हिच प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स। ये बात समझ में आ गई आपको? एक एग्जांपल मैंने बताया है। अच्छा अब एक बात बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो बेटा, ये ध्यान से देखना, ये एक बैक्टीरिया है, एक ही बार में समझ में आना चाहिए देखो, एक बार में समझ में आना चाहिए। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है? इसमें बेटा ये न्यूक्लियोइड है, समझ गए? ये क्या है? न्यूक्लियोइड। इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज अ मेन क्रोमोसोमल पार्ट और ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं ना, स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं बेटा, वो जो फूड अपना लेके जाते हैं, तो वो जो ट्रेडिशनल फूड है हमारा वो नहीं लेके जाते, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेके जाते हैं ताकि फीकल मैटर भी कम बने, है ना? और डाइजेस्टेड फूड हो, वो न्यूट्रिएंट्स हो केवल उसमें,
ऐसा फूक लेके जाते हैं वो। तो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम केवल न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। समझ रहे हो? तो अब एक उपाय करते हैं। देखो, एक हमारे पास रास्ता है, ये है प्लाज्मिड। ठीक, इस प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं बेटा कि ये छोटे छोटे इस प्लाज्मिड को काट के हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने ऐसा किया है। यहाँ पे एक जीन लगा दिया, यहाँ पे दूसरा जीन लगा दिया, यहाँ पे तीसरा, ऐसे बहुत सारे जीन लगा दिए। जीन्स जो न्यूट्रिएंट्स सेक्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स सेक्रेट करते हैं। मींस दीज जीन्स आर सेक्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हमने कैसे किया है? प्लाज्मिड को बेटा हमने बाहर निकाला, प्लाज्मिड को बाहर निकाला बैक्टीरिया से, उसमें जीन लगा दिए कई सारे, और फिर से इस प्लाज्मिड को इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक बात है ना? समझ में बात आ गई? अच्छा, अब इसमें बहुत सारे जीन्स। अब हमने क्या किया बेटा कि इस बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया है बेटा, इस बैक्टीरिया को हमने ऐसे एक बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े होते हैं उसमें प्लेस कर दिया। ऐसा ये बैक्टीरिया डाल दिया इस बैक्टीरिया को। अब इसमें क्या होगा बेटा कि ये तो मेन क्रोमोसोमल पार्ट था बेटा, देखना, ये तो मेन क्रोमोसोमल पार्ट था ये, और ये प्लाज्मिड है बेटा। ये क्या है बेटा? ये है प्लाज्मिड, है ना? तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे मीडियम में रखते हैं कि मोर देन वन प्लाज्मिड बना लेंगे। मतलब विद इन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल अप टू 6 to 8, कितना? अप टू 6 to 8 प्लाज्मिड्स आर कॉपीड। मतलब प्लाज्मिड की कॉपी हो जाती है बेटा 6 to 8, लेकिन न्यूक्लियोइड की कभी कॉपी नहीं हो सकती। इसीलिए बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि विद इन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल number of 6 to 8 copies of plasmid are formed। ठीक बात है। अब इसको क्या करते हैं बेटा कि हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिए, मल्टीप्लाई करेगा बेटा, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो हमने जीन इंसर्ट किए हैं बाहर से बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सीक्रेट करना शुरू कर देगा। न्यूट्रिएंट सीक्रेट करना शुरू कर देगा बेटा। और जैसे कि हम दूध से दही बनाते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टर निकाल के रख लेते हैं, वैसे ही थोड़ा सा इसमें निकाल के हम रख लेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया मॉडिफाइड है। बाकी बैक्टीरिया को सुखा के क्रश कर देंगे और टैबलेट बना देंगे बेटा। सीधे सीधे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। रिवाइटल का ऐड आती है ना टीवी पे, है ना? तो वो इसी तरह का टैबलेट होता है बेटा। स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं लेके जाते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा SCP प्रोटीन। SCP अगले 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 साइनोबैक्टीरिया में ये टॉपिक आएगा। SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है बेटा कि एक ही सेल का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स। समझ रहे हो? तो देखो, जो हमने प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी लिखी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट समझ में सबको आ गया। ये अगर बैक्टीरिया से निकाल देंगे तभी भी बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, सरवाइव कर जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। सर्कुलर डीएनए आपको समझ में आ गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए समझ में आ गया, है ना? सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए समझ में आ गया। तो प्लाज्मिड का फंक्शन आपको समझ में आ गया। एक दो फंक्शन मैंने बता दिए प्लाज्मिड के। एक तो एंटीबॉडीज सेक्रेट करता है, सॉरी एंटी बैक्टीरियल सेक्रेट करता है, ये के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, मतलब रेजिस्टेंट जीन होता है इसके पास। दूसरा न्यूट्रिएंट्स सेक्रेट कर सकता है ये बहुत सारे। तीसरा फंक्शन बताना बाकी है अभी। आप बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, या रिपीट करना होगा मेरे को? सर ये लास्ट वाला कंटेनर वाला रिपीट करना प्लीज। अच्छा
ठीक है। और लिखो सब लोग अपना अपना, सबको समझ में आ, अगर नहीं लिखोगे तो मैं सर एससीपी रिपीट कर दो, ठीक है, एससीपी रिपीट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ठीक है, एससीपी रिपीट करता हूं बेटा। बेटा ये कंटेनर है, इसमें मोर देन वन प्लाज्मिड है, तो अगर एक ही प्लाज्मिड होगा तो न्यूट्रिएंट्स को बनाने की जो स्पीड होगी वो कम होगी, अगर मोर देन वन प्लाज्मिड होगा तो ज्यादा स्पीड होगी। तो पहले हम इसकी कॉपी बना लेते हैं इसके अंदर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम सप्लाई कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स बनाना शुरू करता है बेटा, ठीक बात है। अच्छा, इसको हम जो न्यूट्रिएंट्स बना लिया इसमें, उस न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं बेटा एससीपी, और इसमें जो सबसे पहले यूज हुआ था वो हुआ था स्पाइरुलिना का, स्पाइरुलिना का यूज हुआ था। अभी आगे पढ़ेंगे, आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी का मतलब होता है बेटा सिंगल सेल प्रोटीन, इसका मतलब ये हुआ more than one type of proteins or nutrients, more than one type of proteins or nutrients or many type of nutrients secreted by a single cell called SCP, single cell protein। मुझे लगता है एससीपी भी समझ में आ गया होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है मानसी, एस, यस यस, डेफिनेशन रिपीट, ठीक है, लिखो बेटा डेफिनेशन लिखो। मोर देन वन टाइप ऑफ, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स, more than one type of protein or nutrients secreted by a single modified cell। अच्छा, मोर प्रोडक्शन लेस रिक्वायर्ड का क्या मतलब बेटा? मैं बोल रहा था, क्या अभी भूलवा दिया, क्या बोल रहा था मैं? More than one type of protein or nutrients which secreted by a single cell is called SCP। अगला लिखना जरा फिर से, किसी बच्चे ने कुछ लिखा था डाउट, मैं पढ़ नहीं पाया, किसी को डाउट हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चों किसी को डाउट हो तो लिखना। आ गया समझ, ठीक है निशान। व्हाट इज कंटेनर अदर देन बैक्टीरिया? कंटेनर अदर देन बैक्टीरिया, अदर देन बैक्टीरिया बेटा, अदर देन बैक्टीरिया बेटा, ये जो बहुत बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें कि हम बैक्टीरिया को प्रोपोगेट कराने के लिए, बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करने के लिए बेटा सुटेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। ये सारी कहानी जितनी भी है इसको बहुत ज्यादा डिटेल आप +2 बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है आपको, है ना। बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है बेटा, उसमें जितनी मर्जी पूछो क्या हम बताएंगे वहां पे, है ना। अभी तो काम चला लो, प्लाज्मिड आप पाया जाता है। ये तीसरा फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ प्लाज्मिड का बेटा, याद रखो। मैं तो सोच रहा था कि आज ये खत्म हो जाएगा, बट आज भी रुक गया ये। थर्ड फंक्शन प्लाज्मिड का, है ना, और उसको हम हेडिंग दे रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन। एक्चुअली कॉन्जुगेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मिड का यूज होगा यहाँ पे, देखो कैसे बच्चों, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है बेटा, और ये एक बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका न्यूक्लियोइड है ये, और इसका न्यूक्लियोइड ये है। चलो ये दोनों क्या है बेटा, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। अब क्या है कि इसके पास प्लाज्मिड है, ये क्या है बेटा, इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास नहीं है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो ये क्या होगा, इसके पास एडिशनल फंक्शन करने के लिए जीन है, इसके पास नहीं है। मतलब अगर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, अगर एंटीबायोटिक में अगर इसको डीप कर दें हम, तो ये मर जाएगा बैक्टीरिया, है ना। तो इसके पास है, इसलिए इसको F स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। F इज इक्वल टू बेटा फर्टिलिटी, है ना, फर्टिलिटी फैक्टर। तो ये F पॉजिटिव बोलेंगे इसको, पॉजिटिव इसलिए कि इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो इसको बोलेंगे F नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक बात है, ओके। अब क्या होगा, आप जानते हो कि पीली क्या होती है, आप पीली के बारे में जानते हो, है ना, पीली के बारे में जानते हो। इसके पास पीली भी है, और ये अपने पीली को क्या किया बेटा, इलोंगेट कर लिया और इससे जाके मैच करा दिया। देख लो, इस बैक्टीरिया ने अपने पीली को इलोंगेट करके इसमें ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा, ये पीली थी एक्चुअल में, इसको बोलते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। एक्चुअल में ये पीली की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो होगा क्या बेटा, इस प्लाज्मिड की कॉपी हो गई, ये क्या होगा बेटा, कॉपी, मतलब रेप्लिकेट करके बेटा उसकी डबलिंग हो गई। एंड F positive bacteria transfer his plasmid within the F negative bacteria. F negative bacteria through conjugating tube. The whole process is called conjugation. Whole process is called conjugation. तो conjugation क्या हुआ बेटा, conjugation को एक्चुअल में कैसे लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ, कॉन्जुगेशन में बोल रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम F पॉजिटिव टू F नेगेटिव बैक्टीरिया, F नेगेटिव बैक्टीरिया is called conjugation, ठीक। अब क्या होगा बेटा, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम F पॉजिटिव टू F नेगेटिव बैक्टीरिया, बोथ बैक्टीरिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ऐसे ये अलग हो जाएगा और ये बैक्टीरिया अलग हो गया। तो अब देखो, अब दोनों बैक्टीरिया F पॉजिटिव हो गए, ये तो न्यूक्लियोइड है बेटा, दोनों बैक्टीरिया में ये न्यूक्लियोइड है और दोनों बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है। दोनों बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा, ये प्लाज्मिड। बोथ बैक्टीरिया आर बिहेव लाइक F पॉजिटिव, ये F पॉजिटिव ये भी हो गया और ये भी हो गया। मतलब बेटा एक्चुअली ये किसी काम का नहीं था, अब इसका भी नया जन्म हो गया,
मतलब जन्म हो गया, मतलब रिप्रोडक्शन, और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक्चुअली नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंक्रीज नहीं कर रहे हैं इसलिए कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया होगा बेटा। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम F पॉजिटिव टू F नेगेटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन समझ में आ गया आपको, है ना? तो देखो बेटा ये दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो पहले F नेगेटिव था अब F पॉजिटिव हो गया, इसी को हम कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं बेटा। F नेगेटिव सर फिर पॉजिटिव में क्यों नहीं गया? अरे भाई F पॉजिटिव स्ट्रेन, हाँ ये F पॉजिटिव स्ट्रेन है, मैंने पहले मैं बता चुका हूं स्ट्रेन है, STRAIN, F पॉजिटिव स्ट्रेन एंड F नेगेटिव स्ट्रेन, दो स्ट्रेन है। अब किसी बच्चे ने लिखा है सर नेगेटिव का पॉजिटिव में क्यों नहीं गया? बेटा इसके पास है ही नहीं ना, इसके पास तो है ही नहीं, न्यूक्लियोटाइड को तो भेजेगा नहीं। तो ये बात आ गई। एक चीज और यहां तक समझ में आ गया होगा, तो कभी कभी क्या होता है बेटा बच्चों, देखो इन समटाइम्स क्या होता है बेटा कि अगर ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है बेटा, और इसका ये न्यूक्लियोइड है या प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड है ये ऐसा, ये प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड में कभी कभी क्या होता है कि प्लाज्मिड के साथ उसका जो मेन क्रोमोसोमल पार्ट न्यूक्लियोइड है ना, उसका भी थोड़ा सा पार्ट कभी कभी कॉपी होके चला जाता है। समझ रहे हो? इसको क्या लिखे हम, इसको क्या लिखे, when प्लाज्मिड मतलब ये कॉपीड वाला है, जो कॉपी हो चुका है क्योंकि इसके पास एडिशनल क्रोमोसोम भी आ चुका है। when प्लाज्मिड अटैच विद मेन क्रोमोसोम है ना, मेन क्रोमोसोम दैट इज न्यूक्लियोइड, अगर उसके साथ अटैच हो गया तो है ना, इट इज कॉल्ड एपिसोम। तो ये क्या हो गया बेटा, एपिसोम। पहले समझ लो कि एपिसोम होता क्या। मान लो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की कॉपी चल रही है, तो उसमें कॉपी होते होते ऐसा हुआ कि जो उसका न्यूक्लियोइड है, मेन क्रोमोसोम है बेटा, वही उसका थोड़ा सा पार्ट कॉपी हो गया, मेन क्रोमोसोम का पार्ट थोड़ा सा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। जब दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा बेटा, तो उस बैक्टीरिया में जिसमें गया है वेरिएशन कॉज कर देगा, है ना, वेरिएशन कॉज कर देगा। और ऐसा अगर बार बार होता रहा बेटा, तो जो बैक्टीरिया बाद में आएगा वो दोनों बैक्टीरिया से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मिक्सिंग होता जा रहा है ना जीन्स का, इसलिए। तो इसको कहते हैं एपिसोम। एपिसोम, अच्छा एपिसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर HFR। HFR मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ वेरिएशन। लिख लो, HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ वेरिएशन। इसको मैं एक तरह से और बताने की कोशिश करता हूं, चलो। जैसे मान लो बेटा कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक,
और ये एक बैक्टीरिया है। इसी में बता देता हूँ, ये कॉपी हो गया है ना। अब ये जो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, ऐसे दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा बेटा, तो यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ इस बैक्टीरिया का कुछ मेल क्रोमोसोमल पार्ट भी आ गया है ना। तो एपिसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर HFR, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ वेरिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ वेरिएशन। ठीक बात है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिसोम। लिख लेना, SFR का काम किस कारण हो रहा है ये बेटा? ड्यू टू एपिसोम। तो एपिसोम समझ में आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ वेरिएशन समझ में आ गया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं बेटे, कोई नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये बैक्टीरिया, मैं इसको मिटा कर फिर से बताता हूं। देखो बेटा, देख ये बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक, इसमें मेन क्रोमोसोमल पार्ट है, इसका भी मेन क्रोमोसोमल पार्ट है, इसका प्लाज्मिड है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसकी कॉपी हो रही है ऐसा। तो कॉपी होते समय यहाँ पे कुछ और आ गया, मतलब इसके साथ बेटा मेन क्रोमोसोमल पार्ट भी आ गया। तो जब इधर गया ना, ये इधर गया ना, तो देखो ये आ गया, मतलब इसका मेन क्रोमोसोमल पार्ट थोड़ा सा आ गया, और ये प्लाज्मिड तो आ ही गया, देख रहे हो। तो थोड़ा सा पार्ट आ गया एक्स्ट्रा, है ना। तो इसको बोलते हैं एपिसोम, और ये वेरिएशन कॉज कर दिया। अब दोनों बैक्टीरिया देखो जब सेपरेट होंगे बेटा, ये दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो, देखो सेपरेट हो गए। तो सेपरेट होने के बाद आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों में न्यूक्लियोइड है, देख रहे हो, और इसमें बेटा प्लाज्मिड है, देख रहे हो। इसमें प्लाज्मिड है, इसमें भी प्लाज्मिड है, और इसमें क्या है? ऐसा है, देख लो। अब ये जो बैक्टीरिया बन गया बेटा, बिल्कुल नया बैक्टीरिया नहीं है, देख लो। ऐसा तो ये भी नहीं है, इसका कुछ, इसका और इसका दोनों का थोड़ा थोड़ा चला गया। प्लाज्मिड तो पूरा गया, इसका थोड़ा सा भी गया, एपिसोम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपिसोम। दिस इज रिस्पांसिबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ वेरिएशन। ठीक बात है, मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा यार। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।